हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग का जो ये वाला टॉपिक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तर्कों की संरचना को समझना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में हमें इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। तो जिसमें आज का हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स। और यहाँ पर इन सभी टॉपिक को हम बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। मेरा जो मेन एम है वो ये है कि आप लोगों को मैं इन सभी टॉपिक को इजी तरीके से समझा सकूं, बिकॉज जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन टॉपिक को मैं समझाऊंगा आपको विद एग्जाम्पल। हर एक टॉपिक में मैं एग्जाम्पल डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें, आराम से पूरा लेक्चर देख लो एक बार में ताकि सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज द टॉपिक। ये जो पीडीएफ है इस क्लास की आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, और जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है, अगर आप हमारी इस लेक्चर को एंड्रॉइड ऐप पे देख रहे हो तो आप डाउनलोड कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। जो लेक्चर्स हैं ये ऐप पे चल रहे हैं हमारे। इस ऐप पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे फॉर पेपर 1, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्गुमेंट। एन एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु डिसएग्री विद ईच अदर। ये जो मैंने आपको बताया है दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, जो कि आपको डिक्शनरी में दिख जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं उसको हम कहते हैं हिंदी में तर्क। तर्क क्या होते हैं? जैसे दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, एक कहता है कि बीजेपी जीतेगी अपकमिंग जो इलेक्शन होने वाले हैं, दूसरा कहता है कि नहीं जीतेगी क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं किया, या इन्फ्लेशन महंगाई पे काम नहीं किया, या बाकी जो डेवलपमेंट उन चीजों पे काम नहीं किया। तो दोनों के बीच में इस तरीके से बातें चल रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कौन सी गवर्नमेंट सही कौन सी गवर्नमेंट गलत है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक कोई कोई आपका स्टूडेंट, कोई आपका फ्रेंड जो आपसे कहता है कि ऐसा होगा, आप कहते हो ऐसा नहीं होगा। तो वहां पर दो जो बातें चल रही हैं उनके बीच में एक दूसरे को तर्क दिए जा रहे हैं कि क्यों नहीं होगा। दूसरा कहता है इस वजह से होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम उनको कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स। अब जो वो दो बातें कर रहे हैं उनके बीच में कंक्लूजन निकल के आता है। या तो एक फ्रेंड जीत जाएगा, जीत जाएगा मतलब है कि उसकी बात मान ली जाएगी कि हाँ वो सही बोल रहा है, या तो दूसरा वाला पर्सन जो है वो जीत जाएगा, वो कहेगा कि नहीं, जो भी आपने कहा है वो गलत बोला है और ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन भी निकल के आता है आर्ग्यूमेंट से। द रीजन दैट यू गिव टू सपोर्ट योर ओपिनियन अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में अपनी राय का समर्थन करने के लिए आप जो कारण देते हो वो कंक्लूजन बन जाते हैं, तर्क बन जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स की जो है वो फॉर्म मिलकर के बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रीमाइजेस का होना जरूरी है और कंक्लूजन का होना जरूरी है। सो एन आर्ग्यूमेंट इज सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड द प्रीमाइजेस। यहाँ पर जो भी बातें चल रही हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्मेट में बोली जाएंगी। कोई एक फ्रेंड कुछ बोला, कोई दूसरा फ्रेंड कुछ बोला, तो वो स्टेटमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। इनको कहा जाता है प्रीमाइजेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम एक तर्क बयानों की एक श्रृंखला है जिसे परिसर कहा जाता है। तो जो बातें चल रही हैं इन बातों को कहा जाएगा परिसर, दैट इज प्रीमाइजेस। टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ट्रुथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट द कंक्लूजन। और वो जो बातें चल रही हैं उनके बेस पे कंक्लूजन निकाला जाता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो वो किसके बेस पे ड्रॉ करते हो? वो ड्रॉ करते हैं हम प्रीमाइजेस के बेस पे। मतलब जो बातें चल रही हैं, जो स्टेटमेंट वो कह रहे हैं एक दूसरे से, उन स्टेटमेंट के बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कौन सही बोल रहा है। इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सो अ सिंपल आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट टू प्रीमाइजेस एंड वन कंक्लूजन। एक सबसे छोटा जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है उसमें मिनिमम दो प्रीमाइजेस तो होती ही हैं। जैसे एक फ्रेंड ने बोला कि बीजेपी जीतेगी, दूसरा कहता है नहीं जीतेगी, तो यहाँ पर दो प्रीमाइजेस हो गए, मतलब दो स्टेटमेंट हो गए, कहता है कि हाँ, कहता है ना। तो उस पर कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है कि कौन सही बोल रहा है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि मिनिमम दो स्टेटमेंट होने जरूरी हैं जिसमें जिनके बेस पे कंक्लूजन निकाला जाएगा। एन आर्ग्यूमेंट इज मेड फ्रॉम द प्रीमाइजेस एंड कंक्लूजन। जो भी आप आर्ग्यूमेंट होते हैं वो प्रीमाइजेस और कंक्लूजन से मिलकर के बनते हैं। सिर्फ कंक्लूजन से आपके आर्ग्यूमेंट नहीं बनते हैं, या सिर्फ आपके प्रीमाइजेस से आर्ग्यूमेंट नहीं बनते हैं। वहां पर एक निष्कर्ष निकाला जाना भी जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है ताकि आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल डॉग्स हैव ईयर्स। जितने भी डॉग हैं सभी के कान होते हैं। टॉमी इज अ डॉग, टॉमी एक डॉग है। सो कंक्लूजन क्या निकाला जाएगा? टॉमी हैव ईयर्स, मतलब टॉमी के भी कान होंगे। सभी कुत्तों के कान होते हैं, टॉमी एक कुत्ता है तो टॉमी के कान हैं। यस और नो?
तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट गिवन है, इन दो स्टेटमेंट का आपने यूज किया ताकि आप कंक्लूजन बता पाए कि जो रिजल्ट है वो क्या है, सही है, गलत है, किस बारे में है। तो इस इन सभी को मिलाकर के जो भी यहाँ पर ये जो तीन चीजें हैं, दैट इज प्रीमाइजेस और कंक्लूजन, इन सभी को मिलाकर के आर्गुमेंट कहा जाता है। अब गाइज आर्गुमेंट्स की कुछ टाइप्स होती है, उनको समझेंगे हम। पहले हम समझ लेते हैं प्रीमाइज क्या होता है। अब प्रीमाइज मैंने आपको जैसे बता दिया है, जो बातें चल रही हैं, जो संवाद हो रहा है दो लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन चल रहा है, वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ही होता है। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बोला जा रहा है, तो उन्हीं को हम प्रीमाइजेस कहते हैं। अ प्रीमाइज इज स्टेटमेंट दैट एन आर्ग्यूमेंट क्लेम्स विल इंड्यूस और जस्टिफाई अ कंक्लूजन। इट इज एन अजम्पशन दैट समथिंग इज ट्रू। वहां पर जो बातें चल रही हैं, जो बयानबाजी चल रही है एक दूसरे से, और एक तर्क का दावा एक निष्कर्ष को प्रेरित करता है। मतलब जो भी तर्क दिया जा रहा है, जो भी लॉजिक दिया जा रहा है उसके पीछे की ऐसा क्यों होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टॉमी के कान है, तो कान क्यों है, क्योंकि सभी डॉग के कान होते हैं, तो इसलिए टॉमी के भी कान है। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैंने एक तर्क दिया है कि सभी डॉग के ईयर्स होते हैं, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। तो यहाँ पर मैंने एक तर्क दे दिया, आपको एक रीजन दे दिया, और जिसकी बेस पे आप रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ टॉमी के भी कान होंगे, बिकॉज वो भी एक डॉग है। तो इसको कहा जाएगा अजम्पशन, और सॉरी यहाँ इसको कहा जाएगा प्रीमाइजेस, और जिसके बेस पे हमने आर्ग्यूमेंट जिसके बेस पे हमने क्या किया, कंक्लूजन को ड्रॉ किया। प्रीमाइजेस आर स्टेटमेंट दैट डायरेक्टली सपोर्ट द कंक्लूजन। प्रीमाइजेस ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, दीज आर द प्रीमाइजेस। इन दो स्टेटमेंट को प्रीमाइजेस कहा जाता है, जो कि हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करती है। मैंने अगर बोला कि टॉमी के कान है, तो इस कंक्लूजन को सपोर्ट करेंगी ये दोनों ही स्टेटमेंट, क्योंकि ऑल डॉग्स हैव ईयर्स, सभी डॉग्स के जो है ईयर्स होते हैं, तो टॉमी के भी ईयर्स होंगे क्योंकि टॉमी एक डॉग है। समझ रहे हो। तो जो यहाँ पर प्रीमाइजेस हैं, ये जो प्रीमाइजेस हैं ये आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने एक दो एग्जांपल और डाल दिए हैं। अच्छा, पहले ना यूजीसी नेट के एग्जाम में पहले इस तरीके के क्वेश्चन बनते थे, और अगर हम अदर एग्जाम की बात करें जो पीएचडी वगैरह में रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है, ऐसे पीएचडी में इतने क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं रीजनिंग के, ज्यादातर वहां पर रिसर्च के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट पहले कहने का मतलब है कि पहले एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते थे, जहां पर आपको सर्कल बना करके चीजों को पता लगाना होता था। जैसे यहाँ पर प्रीमाइजेस गिवन होती थी, ऑल फ्लावर्स आर एनिमल। जब मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दिया तो 2015 की बात है, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था अपना यूजीसी नेट का एग्जाम। व्हेन आई वाज इन फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई कर लिया था इस एग्जाम को। तब मैंने जब एग्जाम अटेम्प्ट किए तब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बनते थे, जहां पर हम सर्कल बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बट अब क्या है, अब एनटीए ने इस तरह के जो क्वेश्चन है पूछने कम कर दिए हैं, और जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा टॉपिक, ये वाला, दैट इज कौन सा वाला टॉपिक है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है इस टॉपिक को कि हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और एक इस पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज पे। इन दोनों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, डोंट वरी गाइस। अगर आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ तो डेफिनेटली इन चीजों को आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल डाल दिए हैं, जैसे ऑल फ्लावर्स आर एनिमल्स। तो यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स हैं वो एनिमल है। ऑल एनिमल्स कैन जंप, तो यहाँ पर जो फ्लावर हैं, ऑल फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर हैं वो सारे के सारे एनिमल है, तो एनिमल है जो है ऊपर हो जाएगा, ऑल फ्लावर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ऑल एनिमल्स कैन जंप, जितने भी एनिमल है वो सबके सब जंप कर सकते हैं, तो जो ग्रीन वाला सर्कल है वो अंदर हो जाएगा, और जो जंप है वो ऊपर हो जाएगा, मतलब सभी जंप कर सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या बोला जाएगा, दैट ऑल फ्लावर्स कैन जंप, जितने भी फ्लावर सबके सब जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये दो स्टेटमेंट लिखी हैं, दीज आर प्रीमाइजेस, इनको हम प्रीमाइजेस के नाम से जानते हैं और इनको कंक्लूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल डाल दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रीमाइजेस और कंक्लूजन क्या होता है। जैसे ये है, ऑल स्वैन्स आर व्हाइट, जितने भी हंस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। जिल इज ए स्वैन, तो जो जिल है वो एक स्वैन है, तो जिल क्या होगा, एक व्हाइट होगा। तो यहाँ पर जो दो प्रीमाइजेस हैं, इनके बेस पे हमने कंक्लूजन को ड्रॉ किया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको कहा जाएगा आर्ग्यूमेंट्स। चलिए गाइस, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट समझते हैं जल्दी से फटाफट से, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड एब्डक्टिव। हिंदी में बात करें तो अधिष्ठापन, वियोजक और अपहरणकर्ता। ठीक है, अब ये अब्डक्टिव का इन्होंने अपहरणकर्ता बोल दिया एब्डक्ट मतलब होता है अपहरण करना, ये कन्वर्जन में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मैं चलो आगे समझा दूंगा इसको थोड़ा सा, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी होगा ये। तो सबसे पहले होता है आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्टार्ट आउट विद अ जनरल स्टेटमेंट एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटीज टू रीच ए स्पेसिफिक लॉजिकल कंक्लूजन। याद रखना, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं।
ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है, अगर आपने पहले के लेक्चर्स में अटेंड करे होंगे। आई थिंक मैंने रीजनिंग वाले रीजनिंग बोल रहा हूँ मैं, रिसर्च वाले, उसमें मैंने आपको बताया था। जब हम रिसर्च करे थे आई थिंक वहां पे भी इन चीजों को हमने कवर किया हुआ है। तो जब हम जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं तो वो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो निगमनात्मक तर्क क्या होता है, एक सामान्य कथन के साथ शुरू होता है और एक विशिष्ट तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना की जांच करता है। दैट इज नॉन एज डिडक्टिव रीजनिंग। इट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट से आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जाते हो। इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। अब यहाँ पर ये गाइस जो स्टेटमेंट लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो इस चीज को। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं, क्या बोला गया, अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कंक्लूजन फॉल्स होगा। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा इन केस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं, दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ये आप लिख लो, याद कर लो अच्छे से। डिडक्टिव के केस में ऐसा ही होता है। कंक्लूजन ऑलवेज फॉलो प्रीमाइसेस, इफ प्रीमाइसेस इज ट्रू देन 100% कंक्लूजन विल बी ट्रू। वही सेम बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी क्या होंगे, आपके ट्रू हो जाएंगे। चलिए इसको ना एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, जितने भी डॉल्फिन है सबके सब स्तनधारी हैं। एंड ऑल मैमल्स हैव किडनीज, जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके गुर्दे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनीज, जितने भी डॉल्फिन में सभी की किडनी होती होंगी। समझ रहे हैं आप लोग? देखो दोबारा समझो, यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट गिवन है दीज आर प्रीमाइसेस और वो दोनों ही ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, जितने भी डॉल्फिन है सारी की सारी मैमल्स होती हैं। सही बात है, ये 100% ट्रू है। दूसरा है ऑल मैमल्स हैव किडनीज, जितने भी मैमल्स हैं सबकी किडनी होती हैं। सबकी क्या होती हैं, किडनी होती हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं। तो अगर क्योंकि डॉल्फिन एक मैमल है तो इसलिए डॉल्फिन की भी क्या होंगी, किडनी होंगी। तो अगर ये दोनों सही हैं तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। अब गाइस यहाँ पर कुछ मैंने रूल्स बता दिए, रूल्स को आप याद कर लो क्योंकि एग्जाम में इन रूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला मैंने? अगर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अगर एक, अच्छा ये जो है आपका डिडक्टिव के केस में ज्यादातर फॉलो होता है, ट्रू, एक प्रीमाइस ट्रू है और एक प्रीमाइस फॉल्स है, दोनों का मिक्सअप है, तो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, पढ़ के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, मतलब दोनों प्रीमाइस फॉल्स हैं, तो कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आगमनात्मक तर्क बोलते हैं जिनको हम। इट रेफर्स टू एन आर्ग्यूमेंट दैट टेक्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड मेक्स अ ब्रॉडर जनरलाइजेशन। अब ये क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आप जाने की कोशिश करते हो। अलाउिंग फॉर द फैक्ट दैट कंक्लूजन में नॉट बी एक्यूरेट। अभी जरूरी नहीं कि यहाँ पर कंक्लूजन जो है वो आपका सही होगा ही होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक से आप जनरल पे जा रहे हो, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हो। इस तथ्य की अनुमति देता है कि निष्कर्ष सटीक नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सही होगा ही होगा। मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। गाइस ये चीज जो है आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ जो नेचर है वो कौन से वाले आर्गुमेंट पे फॉलो होता है। तो ये फॉलो होता है इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, याद रख लो इस चीज को, रट लो। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, दिस इज योर पीवाईक्यू क्वेश्चन। यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आगमनात्मक तर्क की प्रकृति की एकरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये क्या है, प्रकृति की एकरूपता का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। इसका मतलब समझना ध्यान से, हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। सुनना दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूं, हर साल ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। और इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो बताओ रिजल्ट क्या होगा? सही बोला आप लोगों ने, रिजल्ट क्या होगा कि इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? दिस इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, कि अगर कभी एक्स होता है तो वाई हो जाता है, और इन फ्यूचर कभी अगर दोबारा एक्स हुआ तो इसका मतलब है कि उसके बाद वाई हो जाएगा। जैसे समुद्र में कभी भी अगर अर्थक्वेक आया बड़े लेवल का, 10 से 15 रिएक्टर के बीच में अगर आ गया ना अर्थक्वेक समुद्र के बीच में,
तो सुनामी तय है, सुनामी आ ही जाती है। तो ये क्या है, ये आपके इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं जहां पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के रूल फॉलो होते हैं कि अगर कभी एक चीज हुई है और उसको अगर वाई फॉलो करती है, जिसमें इसको चलो बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द प्रिंसिपल दैट द कोर्स ऑफ नेचर कंटिन्यूज यूनिफॉर्मली द सेम इफ एक्स इज द कॉज ऑफ वाई देन वाई विल नेसेसरीली एग्जिस्ट व्हेनेवर एक्स इज एग्जिस्ट। सेम चीज बोली गई है भाई। ये बोला जा रहा है कि अगर प्रकृति की एक रूपता यह सिद्धांत है कि प्रकृति की गति समान रूप से चलती रहती है। अगर एक्स का कारण वाई है, जब भी एक्स मौजूद होगा वाई अनिवार्य रूप से मौजूद रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने कहा था ना कि अगर बारिश हुई तो बाढ़ आएगी, अगर अर्थक्वेक आया, भूकंप आया समुद्र के बीच में, तो सुनामी आएगी। तो जब भी एक्स होगा तभी वाई होगा ही होगा। और ये आपके पास्ट पे बेस्ड होता है। अगर पास्ट में हमने देखा था कि जब एक्स होता है तो वाई हो जाता है, इसका मतलब फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा कि जब एक्स होगा तब वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को फॉलो करती हैं, और ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग का एक बेसिक फिनोमिना है और इसी प्रिंसिपल के ऊपर इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो बेस्ड है। समझ में आ गया? ये आपके एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक रूल और है, इसको भी आप याद कर लें। इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू। यहाँ पर बोला जा रहा है इंडक्टिव के केस में, ये इंडक्टिव के केस में ऐसा होता है कि अगर ट्रू प्रीमाइज हैं दोनों ही तो प्रोबेबली ट्रू होगा कंक्लूजन। प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। ठीक है, ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग में होता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल पे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल में लिखा हुआ है फर्स्ट लिपस्टिक आई पुल्ड फ्रॉम माई बैग इज रेड। जब मैंने लिपस्टिक निकाली अपने बैग से तब वो रेड निकली, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दोबारा से हाथ डाल के लिपस्टिक निकाली बैग से, क्या निकाली, लिपस्टिक निकाली बैग से, आई पुल्ड फ्रॉम द माई बैग इज रेड। तो सेकंड अटेम्प्ट में भी क्या निकली, वो रेड निकली। पहले भी रेड निकली थी, मैंने उसको हटा दिया साइड में, दोबारा हाथ डाल के मैंने बैग में निकाला, दोबारा से रेड निकल के आती है। तो मैं इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकता हूं कि ऑल द लिपस्टिक इन माई बैग आर रेड। जितने भी लिपस्टिक मेरे बैग में है सारी की सारी रेड है। अब ये जरूरी तो नहीं है, मतलब ये फॉलो हो सकता है, क्योंकि मैं जितनी भी लिपस्टिक निकालता था वो सारी की सारी रेड निकल के आ रही है, बट मुझे नहीं पता कि सारी रेड है। लेकिन मैंने ये कंक्लूजन बोल दिया कि मेरे बैग में सभी लिपस्टिक जो है वो लाल हैं। तो ऐसा 100% ट्रू तो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप लोग? ट्रू तो है, होगा ट्रू, लेकिन 100% होगा ऐसी गारंटी नहीं है। तो इसको कहा जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव सीन सेवरल इंडियंस। हमने कई भारतीयों को देखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, हमने कई भारतीयों को देखा है। ऑल ऑफ देम हैव वेरी टैलेंटेड। वो सारे सारे बहुत टैलेंटेड थे, उन सभी में बहुत टैलेंट है। तो ऑल इंडियंस हैव वेरी टैलेंटेड, तो सभी भारतीयों में बहुत प्रतिभा होती है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जितने भारतीय इन्होंने देखे हैं सबके सब टैलेंटेड थे। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर टैलेंटेड। जितने भारतीय इन्होंने देखे, जितने इंडियंस इन्होंने देखे सबके सब टैलेंटेड थे। तो इन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय होते हैं दुनिया में सब टैलेंटेड होते हैं। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है, मतलब ये बात सही है। इन दो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद लगता भी है कि हाँ सही होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। 100% नहीं कह सकते कि सही होगा। समझ रहे हैं आप लोग? दिस इज नॉन एज इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ये क्या है, अब ध्यान से देखो, दिस वॉज एन स्पेसिफिक स्टेटमेंट, और ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी, मतलब जितने लोगों से वो मिला था, वी हैव सीन, जितने लोगों को इन्होंने देखा था, जितने लोगों से मिला था, सबके सब इंडियन थे और सबके सब टैलेंटेड थे। तो ये आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, कुछ स्पेसिफिक लोगों की बात की जा रही है कि कुछ जितने लोगों से मिला अभी तक, मतलब वो स्पेसिफिक पीपल हो गए ना। वैसे तो नहीं कि 150 करोड़ से इंडिया की अगर आबादी 150 करोड़ है तो सबसे मिला होगा। तो जितने लोगों से वो मिला है, मतलब एक स्पेसिफिक लोगों से मिला होगा, वो सबके सब टैलेंटेड थे। तो इसने क्या बोल दिया कि ऑल इंडियंस हैव टैलेंटेड। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात बोली गई और उस बात को इन्होंने जनरल बात बोल दी कि एक जनरल फिनोमिना है कि सारे के सारे जो टैलेंटेड है, जितने भी 150 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, सबके सब टैलेंटेड होंगे। तो जब स्पेसिफिक से जनरल पे आते हो तो जरूरी नहीं है कि वो चीज फॉलो करेगी, फॉलो कर सकती है लेकिन 100% गारंटी नहीं है। क्लियर हो गया? चलिएगा, इस लास्ट वन इज अबडक्टिव, दैट इज नॉन एज हाइपोथेटिको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज टू टेक अवे अ लॉजिकल अजम्पशन, inference, conclusion, hypothesis और best guess from observation और set of observation। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आप हमेशा
एक तार्किक धारणा, अनुमान लगाते हो, निष्कर्ष जब आप निकालते हो उसकी परिकल्पना करते हो, अवलोकन या अवलोकन के सेट से सबसे अच्छे अनुमान लेना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर गैस मारना, अगर हिंदी में बात करें आम भाषा में तो तुक्का मारना। क्या होता है, इसको कहते हैं तुक्का मारना। तो गाइज यहाँ पर बेस्ट गैस जो लगाया जाएगा वो लगाया जाता है ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के केस में। मतलब आपको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है उस बारे में, लेकिन आपको चीजों को ऑब्जर्व करके लगता है कि ये जो चीज है वो बेस्ट होगी, तो उसको कहा जाता है तुक्का मारना। जैसे आप क्वेश्चन में करते हो ना, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन है, अब आपको उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन आपने अपना दिमाग लगाया और जितना आपको लगा कि ऑप्शन नंबर बी है, ये मुझे लगता है कि हो सकता है, दैट इज नॉन एज एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट। मतलब देयर इज ए चांस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये बेस्ट है और ये जो है इसका रिजल्ट हो सकता है। सो द कंक्लूजन ड्रॉन इज जस्ट अ बेस्ट गैस, इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, सिर्फ निष्कर्ष जो है, सबसे अच्छा अनुमान लगाया जो आपने, वो आप निष्कर्ष निकाल लेते हो। ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। माई रूफ इज वेट, जो मेरी छत है वो गीली है। रेन मेक्स थिंग्स वेट, जो बारिश होती है वो चीजों को गीला कर देती है। सो कंक्लूजन निकालेंगे, इट इज लाइकली इट हैड रेन रिसेंटली, तो हमने इसकी संभावना लगा ली कि हाल ही में बारिश हुई थी। तो गाइज ये मेरा बेस्ट गैस है, मैंने गैस किया कि ऐसा हुआ होगा, और हो सकता है कि ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, मे भी शायद पानी छत पे डाला गया हो, या हो सकता है कि मम्मी ने कुछ कपड़े बड़े धो के पानी डाल दिए, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर 100% गारंटी नहीं होती है। समझ में आ गया? तो जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें 100% गारंटी होती है कि चीजें सही होंगी। अगर अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा ही होगा। डिडक्टिव के केस में ऐसा होता है। बाकी इंडक्टिव और जो हमने लास्ट में देखा अभी एब्डक्टिव, इन दोनों के केस में 100% चीजें ट्रू होंगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि एक में जो है वो बेस्ट गैस लगाते हैं, हम तुक्का लगाते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं, जो आपका इंडक्टिव होता है उसमें करते हैं हम कि जो आप स्पेसिफिक से जनरल पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि चीजें फॉलो करेगी ही करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस ये जो 3 चीजें थी, 3 हमने चीजें पढ़ी हैं, समझी आज की क्लास में, और इसके जो एमसीक्यूज है मैं आपको करवाऊंगा तब जब हमारे सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। वो टॉपिक कौन से हैं, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो आपका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का, जब मैं सभी टॉपिक्स कवर करवा दूंगा, फिर मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अपने लेक्चर्स में। इसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट बना के दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इस यूनिट के भी आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे सभी यूनिट के 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ऐसे ही इस यूनिट के आपको 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही ये वाली यूनिट कंप्लीट होगी, आपके 10 मॉक टेस्ट आपके इस एंड्रॉइड ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इस लेक्चर को एंड्रॉइड ऐप पे देख रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अगर इस लेक्चर को आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, जहाँ पे कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड जो चीजें हैं वो करवाई जा रही हैं। और एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करोगे तो मिनिमम टाइम में आप चीजों को अचीव कर पाओगे, कंप्लीटली एग्जाम फोकस रहोगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाई जाएगी, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके, आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। इसका जो लिंक है मैं आपको, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं आपको इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। हर लेक्चर के बाद मैं आपको मोटिवेशन देता हूं थोड़ा सा 1-2 मिनट का, ताकि आप मोटिवेट रहें। सो गाइस, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप नहीं सीखना चाहते हो, नई नई चीजें सीखना नहीं चाहते हो, अपने आप से चीजों को नहीं सीखना चाहते हो गाइस, तो यहाँ पर दुनिया में कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप चीजों को लर्न करते हो, चीजों को सीखते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो 2 चीजों में डिफरेंस क्या है? एक है कि आपको सक्सेस होना है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते, आप याद नहीं करना चाहते, चीजों को रटना, मतलब चीजों को पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, तो आपको सक्सेस कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी सक्सेस करवाने में, आपको सक्सेस होने में। और अगर आप चीजों को लर्न करते हो, चीजों को सीखते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेस होने में। तो गाइस, चीजों को लर्न करें, चीजों को याद करें, सीखें, तभी जो है आप बात बनेगी और आप एक दिन सक्सेस हो पाओगे। सो गाइस, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइस, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।